बुलेटिन के आगाज में माशी उफक से बड़ी खुशखबरी आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को तारीखी झटका। एक ही दिन में डॉलर की कदर में 13 रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर बेचने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदने वाले नहीं नजर आ रहे। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1000 से ज्यादा का इजाफा देखा गया है, जबकि 100 इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को तारीखी झटका। एक ही दिन में डॉलर की कदर में 13 रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई है। करेंसी मार्केट में डॉलर बेचने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदने वाले दिखाई नहीं देते। पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को तारीखी झटका। एक ही दिन में डॉलर की कदर में 13 रुपए की रिकॉर्ड कमी सामने आई है। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, बिल्कुल ये एक अच्छी खबर है और साथ साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से बताइएगा कि वहां पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर पाकिस्तानी मईशत के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ये देखिए कितने सारे डॉलर मेरे पास हैं। ये 100 डॉलर के नोट हैं। ये वही डॉलर है जो एक्सचेंज कंपनीज पे लोगों को बड़ी मुश्किल से दस्तियाब थे, और अब यहाँ पर जो है ये काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं डॉलर। अभी भी हमारे साथ एक आरिफ साहब मौजूद हैं जो अपने 100 डॉलर बेचने आए। जब रुपए की उन्होंने देखा कि डॉलर की कदर गिर रही है, वो फौरी तौर पर जो है डॉलर फरोख्त करने आए। आपने कितने डॉलर बेचे? मैंने 100 डॉलर बेचे हैं। कितने के बेचा है? 223 आई थिंक। क्यों बेचा आपने डॉलर? असल में जो है ना, मैं सुबह आया था यहाँ पे 240 का था डॉलर, तो दुकानें बंद थी तो मैं वापस चला गया। वापस अभी फिर मैंने देखा अचानक डॉलर बहुत गिर गई है, तो मैंने सोचा मज़ीद ना गिर जाए, और मुझे लग रहा है कि डॉलर मज़ीद गिरेगा, क्योंकि डॉलर जो है ना काफ़ी बबल बन गया था, एक बहुत ऊपर गया था, कहाँ से कहाँ 3 से 4 महीनों में, तो इसलिए मैंने बेच दिया। तो ये हमारे साथ है आरिफ। आपने सुना कि ये क्या कह रहे थे, डॉलर गिरता देख के अपने डॉलर बेचने आए, 100 डॉलर फौरी तौर पे। ऐसे बहुत सारे लोग अभी और भी आए थे, पौंड भी बेचने आए थे, हम यहीं पे जब खड़े थे। तो आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो पूरे 13 रुपए जो है वो सस्ता हुआ। ये तारीखी कमी है, रिकॉर्ड कमी है। 238 रुपए से गिरकर ये जो है वो 226 रुपए और 225 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो पूरे 14 रुपए उसकी कीमत गिर गई है, और वो जो है 240 रुपए से गिर के 226 रुपए पर आ गया, बल्कि 223 रुपए में भी ये आपसे खरीद रहे हैं और 226 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा, उसमें एकदम से बड़ी कमी आई। वो बड़ी अच्छी खबर थी जिसने रुपए की कदर को बड़ा सहारा दिया। फिर हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने अमेरिका से बात करी कि IMF से जल्द पैसे दिलाए जाएं। फिर IMF की डील डन हुई, जैसे कल पता चला। तो ये सारी खबरों ने मिलकर, और फिर एक्सपोर्टर्स को हुकूमत ने राजी किया जिन्होंने अपने डॉलर रोक रखे थे। उन्होंने बताया कि आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप ये डॉलर की अपने डॉलर मार्केट में नहीं ले गए। तो सुनने में आ रहा है कि एक्सपोर्टर्स ने जो डॉलर रोके वो अपनी बड़ी तादाद में डॉलर लेके आएंगे वापस, और वो ला भी रहे, जिसकी वजह से भी डॉलर की कदर गिरी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी को माहिरीन मईशत ने खुश आइंद करार दिया है। कहा IMF की किस्त मिलेगी तो डॉलर मजीद गिरेगा। डॉलर जखीरा करने वाले नुकसान से बचने के लिए डॉलर बेचते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान जो है क्राइसिस से निकला है, और IMF से जो किस्त मिलेगी तो आप देखें डॉलर का रेट जो है मजीद गिरेगा। और पाकिस्तान की और हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। और मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक भी और इन्वेस्टर भी करते हैं, उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, किस्त मिलेगी डॉलर का रेट 200 से भी नीचे जा सकता है। इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा करंट अकाउंट का खसारा कम होगा, जो कि अगस्त में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रुपए की जो कदर है उसमें हमें इजाफा दिखाई देगा। जी देखें, 10 रुपए गिरा है एक दिन में, और अभी वॉलेटिलिटी चल रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि डॉलर जो है वो नीचे आएगा। बाद फिर वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे डोनर्स की फंडिंग भी जो है वो खुल जाएगी। और उसके साथ साथ फ्रेंडली कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ये सारे अपने अपने जो पैकेजेस हैं वो भी अनाउंस करेंगे। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की, जिनका कहना है कि साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। सबसे बड़ी चोरी सामने आने के बाद तमाम इत्तेहादी जमातें इस फितने को हमेशा के लिए खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं, आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई।
चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। थोड़े से मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ और सारा बैंक बैठ गया। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा, सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी शरंगेजी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया, हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मैशत को तबाह करके रख दिया इस बंदे ने। ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। वफाकी वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल सबके सामने एक शख्स का झूठ पकड़ा गया जो वज़ीर आज़म रह चुका है। वो एक सियासी जमात का रहनुमा है, इलेक्शन कमीशन में झूठे हलफनामे जमा करवाता रहा है। ताहम किसी की हमियत नहीं जागती, कोई धरना नहीं दिया जाता, कोई जुलूस नहीं निकाला जाता। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक शख्स जो है जिसको चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, कल एक आईनी अदारा कह रहा है गलत जो है एफिडेविट दिए हुए हैं, हलफनामे जो है अल्लाह ताला के नाम के नामे जो है गलत दिए हुए हैं। जो कहता है कि मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो शिरक होगा। जो वादा उला शरीक के साथ जो है अपने खुदा अल्लाह ताला मुझे माफ करे। एक साबिक वजीर आजम मौजूदा एक सियासी रहनुमा है अपनी पार्टी का, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है तो किसी की मजहबी अहमियत नहीं जागती। कोई धरने देने नहीं आता फैजाबाद पे, कोई जुलूस नहीं निकालता, कोई इस्लामाबाद में दावा नहीं बोलता, मार्च नहीं करता, लोगों की जेबों में हाथ डाल के पैसे निकालते हैं। इस मुल्क के वसाइल, इस हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हैं अपनी जात के लिए, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। ना अदारों का जो है वो जमीर जागता है, ना अफराद का जमीर जागता है। हमने इस अदारे को जो है मजबूत करना है। इसकी जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, इसकी जो आउटरीच है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो मौसर होना जो है वो आइन के मुताबिक जो है उसको इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले को गुज़िश्ता रोज तो इत्तेहादी हुकूमत के लिए मायूस कुन करार दिया था, ताहम आज कहते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला PDM वालों से मुलाकात और वजीर कानून की फरमाइश पर दिया गया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफी रहनुमा ने 8 साल बाद आने वाले फैसले को जल्दबाजी का नतीजा कहा। उन्होंने मजीद क्या बातें की, आइए देखते हैं। मुलाकात हुई PDM के लीडरशिप की पेंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। उजलत में फैसला सुनाया। वजीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। पहले एक फैसला दिया, रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस भेजे। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके। सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है। थोड़ा सा भी एथिक्स होते, वो इस रेफरेंस से फैसले से खुद को अलहदा कर लेते। 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं है। हम अदालत में जा ही रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अदालत से ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। 16 के 16 अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। अभी तक आरफ नकवी के ऊपर कहीं पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अमरीकी अदालतों से भी ज्यादा तेज तरार साबित हुआ है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाले PDM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में 2 कमेटियों के क़याम का फैसला किया गया है। सियासी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह और कानूनी कमेटी के आजम नज़ीर तारड़ होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में PDM का जो अहम इजलास हुआ था उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक PDM इजलास में 2 कमेटियों के क़याम का फैसला किया गया है। कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह होंगे, जबकि कानूनी कमेटी के सरबराह जो है वो आजम नज़ीर तारड़ को बनाया गया है।
और जराए का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में पीडीएम जमातें नया सियासी बयानिया बनाएंगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़रा को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ पीडीएम का जो इजलास है वो आज दूसरे रोज भी जाएगा और उसके बाद कभी इम्कान है कि पीडीएम सरबराह जो है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि यह शख्स बदज़ुबान और बेलगाम है, इसमें किसी की शर्म और हया नहीं है, न इसे रिश्तों की पहचान है, न ये ख़वातीन का एहतराम करता है। साद रफ़ीक के मुताबिक दुनिया की हर खराबी का इर्तिकाब और उसका इल्ज़ाम ढिठाई के साथ अपने मुखालिफ पर लगाता है। ये काम सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। ये शख्स इमरान जिस पे शयातीन उतरते हैं, एक आदमी जो इतना बदज़बान हो, इतना बेलगाम हो, किसी की शर्म हया मौजूद ना हो उसको, और दुनिया की हर खराबी करे और वो जो खराबी करे वो अपनी उसका इल्ज़ाम डिटाई के साथ अपने मुखालिफ पे लगा दे। जो हिम्मत है ये इमरान खान ही कर सकता है, हर आदमी के बस का रोग। जब भी इमरान खान को इल्ज़ाम किसी मुखालिफ पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वारदात की है। आदमी जो गंद करता है और जिसके अपने दिमाग में गंद हो वो हर एक को अपनी जैसा समझे, तो ये काबिल रहम आदमी भी है इस हवाले से। रिश्तों की उसको कोई पहचान नहीं है, वो रिश्तों की तौहीन करते हैं। ख़वातीन का एहतराम उनको करना नहीं आता, वो मुखालिफ ख़वातीन के जिस तरह नाम लेते हैं बेहयाई और बेशर्मी से। गैरतमंद आदमी इस तरह की बात नहीं करता, मगर वो करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती। उम्र के इस हिस्से में भी करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। इन्हीं अदालतों से फैसले आ गए कि आपने आइन शिकनी की। वो ना पशेमान हुए, ना पछताए, ना कोई नदामत है, कोई शर्म या नाम की चीज़ है। हुकूमत की इत्तेहादी और पीडीएम में शामिल जमातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक हो गया है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम जमातों का सरबराह इजलास आज भी जारी रहेगा। हुकूमत की इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने मुशावरत के बाद केस के फैसले पर कानूनी और सियासी कमेटियाँ कायम कर दी। ये कमेटियाँ आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से सिफारिशात पेश करेंगी। इजलास आज भी जारी रहेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिफा में मैदान में आ गए। ट्विटर पर जारी बयान में कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें। शेख रशीद के मुताबिक नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो IMF से कर्जा भी ना ले सके उनकी क्या खाक कारकर्दगी है। शेख रशीद का कहना है कि पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों से खैरात लेकर मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। इमरान खान चोरी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। उनको पता था कि चोरी की है, इसीलिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अता तारड़ के मुताबिक इमरान खान को फरार नहीं होने देंगे। मुल्क दुश्मनों से खैरात लेकर इसने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल की और इस मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया। पता था हमने डाके डाले हैं, इसलिए इसको 8 साल तक लटकाया गया। और आज आप देखें कि जैसे ही फैसला आया है उसका आपकी मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ा है कि डॉलर 7 या 8 रुपए सस्ता हो गया। इमरान खान साहब फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पे मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि वो चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे फंडिंग है, इसका एक कानून मौजूद है, कानून के अंदर सजा तजवीज़ है। आपकी ना सिर्फ आपको ना अहली का सामना करना पड़ेगा, सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत आपकी सियासी जमात डिसॉल्व होगी। और इस पे कानूनी चाराजोई पे अभी मशावरत चल रही है। अब वो दिन चले गए जब आप मनमानियां करके अपने हक में फैसले लिया करते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी ये सबकी रिपोर्ट एक साथ है। भाई मसला आपका है, मसला आपके बानी रुकन ने किया है। हमारे किसी बंदे ने जाके केस फाइल नहीं किया है इलेक्शन कमीशन में कि जी इन्होंने जाली काम किया है। आपके अकबर एस बाबर ने, जो कि बानी रुकन है, जो करीब तरीन साथी
इमरान खान साहब के समझे जाते थे, जिनको सब कुछ अंदर का पता था, उन्होंने केस नवंबर 2014 में दायर किया था इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तो एक तो यह है कि अगर आप पवित्र थे, साफ थे, तो आप ब्लॉक ही ना करते, आप होने देते रिपोर्ट को, 2015 में आने देते, 2016 में आने देते, 2020 में आने देते। आपकी जब हुकूमत थी आप उस वक्त आने देते, लेकिन आपने हर हरबा इस्तेमाल किया कि ताकि उसको रोका जाए। एक तो यह है कि इससे पता चलता है कि उसमें इतनी गड़बड़ थी और उसकी वजह से इमरान खान से लेकर नीचे तमाम जो लीडरशिप थी उन्होंने कोशिश की कि जी उसको ब्लॉक किया जाए। दूसरी बात यह है कि एक अजीब मंतक पेश की जा रही है, बताया ये जा रहा है कि एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में क्या फर्क होता है। एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में फर्क बताया जा रहा है कि जिस पर इमरान खान ने साइन किया वो एफिडेविट नहीं है, वो सर्टिफिकेट है। लेकिन ये किसी लीडर ने नहीं कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे, ये नहीं कहा कि झूठ नहीं बोल रहे थे, कह रहे हाँ झूठ तो बोला था लेकिन सर्टिफिकेट पर बोला था। एफिडेविट पर ज्यादा संगीन होता है झूठ बोलना, और झूठ कितने अरसे बोला। 2008 से 2013 की ये रिपोर्ट है, 5 साल। उसके बाद 2014 में ये केस फाइल हुआ, अब है 2022, 14 साल तक झूठ बोलते रहे लेकिन सर्टिफिकेट पर बोला था, एफिडेविट नहीं दिया था। इमरान खान साहब ने झूठ बोला, ये सब मान रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान ने बिल्कुल सच बोला था जो सर्टिफिकेट पर साइन किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप सर्टिफिकेट है या एफिडेविट है, झूठ तो आप बोल रहे थे। आप एक इतनी बड़ी पार्टी के एक चेयरमैन हैं और आप कंसिस्टेंटली झूठ बोल रहे थे, और अब उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट था, एफिडेविट नहीं था। तीसरी बात ये है, तो एक तो जाहिर हो गया कि वो खुद उन्होंने मान लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज भी मैंने फवाद चौधरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया कि देखें एफिडेविट क्या होता है, फिर उन्होंने बताया देखें सर्टिफिकेट क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो दिया था कोर्ट में वो एफिडेविट था, और ये जो हमने दिया था ये सर्टिफिकेट था। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने तो बिल्कुल सच बोला था, अकाउंट्स में तो कोई गड़बड़ थी ही नहीं, ये नहीं कह रहे। कभी कहते हैं कि अकाउंट्स में गड़बड़ नहीं थी, तो फिर सर्टिफिकेट और एफिडेविट का क्या? फिर आप सीधा सीधा आके कहें कि इमरान खान ने कोई गलत बयानी की नहीं। फिर पकड़े जाते हैं गलत बयानी को एक्सेप्ट करते हुए, जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो साइन किया था वो उसमें लिखा हुआ था टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि गड़बड़ तो हो ही है और बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन इमरान खान तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो तो चेयरमैन है, उनको तो जो भी अकाउंट्स पेश किए गए उन्होंने साइन कर दिए। अली जफर साहब जो कि बहुत अच्छे लॉयर हैं पीटीआई के, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट होता है, और सही कह रहे थे, ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे होती है, या हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो अपने अकाउंट्स देते हैं, या जितने भी बैंक्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स देते हैं तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है। उसका जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, या पॉलिटिकल पार्टी का सदर होता है, या चेयरमैन होता है, इस केस में चेयरमैन, वो सर्टिफिकेट लेते क्यों है भाई? अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो फिर सर्टिफिकेट लेते क्यों है? किसी भी कंपनी, चाहे वो आपके कोई मीडिया हाउस अकाउंट सबमिट कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, जो कि प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो। इस केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गड़बड़ है तो उन पर लायबिलिटी आती है और किसी पर नहीं आती है। और अगर उन पर नहीं आती, अगर बिलफर्ज उन पर नहीं आती, तो तहरीक इंसाफ ने पिछले 8 साल में बताया कि किसने गड़बड़ की थी। भाई अगर आप खुद कह रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई तो है तहरीक इंसाफ में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया क्या पिछले 8 साल में? कि जी इमरान खान तो बिल्कुल मासूम है, उनको कुछ पता नहीं। और इसका रीजन क्या होता है? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है? इसलिए होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सबको अपॉइंट करने का, कि जिन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं और ये इंश्योर करना है कि ये 100% सही हैं, फिर जाके वो साइन होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरान खान हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स, क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई किया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करें, मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट करें, जो कोई गड़बड़ ना करें और कोई भी चीज छुपाए ना, बावजूद अगर उनको इंस्ट्रक्शंस आती भी हैं ऊपर से कि जी ये इसमें ये गड़बड़ है।
ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के क्या दुनिया के अकाउंटिंग रूल्स रीराइट होंगे इमरान खान के। और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में केस पीटीआई के बानी रुकन की जानिब से किया गया, जो आपने डिक्लेयर नहीं किए। आप कह रहे हैं हमने सब डिक्लेयर कर दिए, कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में नहीं कह रहे, हाई कोर्ट में नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह रहे, मीडिया टॉक शो में कह रहे हैं कि हमने कुछ छुपाया नहीं। भाई ये चीज आप बता देते ना, ये अकाउंट नंबर ये है, ये हमने डिक्लेयर किया था। फिर कहते कि इमरान खान तो सारे ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो भाई अगर कोई गवर्नर था आपका, या आपका कोई बड़ा मिनिस्टर था या आपका बड़ा ओहदेदार था, अगर वो ऑपरेट कर रहा था, वो भी आप ही की, इमरान खान ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तो इमरान खान को थोड़ी सी, और दूसरे जो जितनी भी लीडरशिप है, थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जी हमारे से गलती हुई है, हम इसको करेक्ट करेंगे और आइंदा नहीं छुपाएंगे। अभी तो ये 2013 तक के रिकॉर्ड्स हैं। आप सोचिए 2014 से लेकर 2021 तक जो सबमिट किया होगा उसमें कितना कुछ होगा। अभी तो वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मेरा ख्याल है या तो ये है कि आप इतने पवित्र होते कि आपको ये झटका लगता। और सबसे बड़ी बात है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पीटीआई के जो सपोर्टर बाहर बैठे हुए, पढ़े लिखे सपोर्टर बाहर बैठे हुए, वो बड़ी अच्छी जगह पोजीशंस पर काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी कंपनी में ऐसा कुछ हो तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी बचेगी? क्या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नौकरी बचेगी? ये जितने पढ़े लिखे बैठे हुए अमेरिका में, यूरोप में, जो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं, और मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन खुदा के लिए दो स्टैंडर्ड्स ना बनाएं कि एक पीटीआई के लिए स्टैंडर्ड हो और बाकी सारी दुनिया के लिए दूसरा स्टैंडर्ड हो। अगर ये रिपोर्ट पढ़ लें, 60 सफ़े पढ़ लें, अगर थोड़ी सी शर्मिंदगी हो तो सवाल पूछे इमरान खान से, सवाल पूछे पीटीआई लीडरशिप से कि ये आप क्या काम करते रहे हैं। हमने तो आपको इसलिए चंदे दे रहे थे, इसलिए पैसे दे रहे थे कि हम समझे थे कि आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब हमें पता चला कि या तो तख्ता हुआ था, जो पैसे हमने वो चंदे के लिए दिए, जिसमें आरिफ नकवी ने, एक और जो आरिफ नकवी के हवाले से याद आ गया कि आरिफ नकवी का कह रहे हैं कि जी आरिफ नकवी जो है 2012 में तो उसने कोई गलत काम नहीं किया था, 2019 में वो आपकी मीटिंग्स अटेंड करता था, और आज फवाद चौधरी ने कहा कि उसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं है। यार इससे बड़ा मेरा ख्याल है झूठ क्या हो सकता है? अगर उसके ऊपर कोई केस नहीं है तो वो इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? इस केस प्रूव हो चुका है, ही हैज बीन कन्विक्टेड। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वो यूएस उसकी एक्सट्रेडिशन होगी या नहीं होगी। वो लंदन नहीं छोड़ सकते, अगर वो फ्री है, उनकी कन्विक्शन नहीं है, तो वो वहां बैठे क्या कर रहे हैं? केस कौन सा चल रहा है? केस ये नहीं चल रहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया था, ये नहीं, वो प्रूव हो चुका है। केस ये चल रहा है कि जी यूनाइटेड स्टेट्स वाले की हुकूमत कह रही है, कोर्ट्स कह रहे हैं कि इसको हमारे हवाले किया जाए, और आरिफ नकवी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये केस अभी चल रहा है, कन्विक्शन हो चुकी है, गलत काम हो चुके हैं जो इमरान खान को उन्होंने। और दूसरी बात आरिफ नकवी के हवाले से कि जी आज भी फवाद चौधरी ने कहा कि जी पीएमएलएन को के इलेक्ट्रिक की सेल में अबराज जो बेच रहा था शंघाई पावर को, उसमें उन्होंने पता नहीं $20 मिलियन दिए थे शरीफ ब्रदर्स को। तो अगर इतने पैसे हमने लिए थे तो वो ट्रांजैक्शन हुई क्यों नहीं? कोई ये बता देना भाई, हमने इतने बड़े, एक भाई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा भाई चीफ मिनिस्टर, और अगर ये उनका इल्जाम मान लिया जाए फवाद चौधरी का, तो वो ट्रांजैक्शन हुई क्यों नहीं? शंघाई पावर तो बहुत बड़ी कंपनी थी, हमें कोई बेचने में हमें कोई क्या इख्तलाफ हो सकता था? तो उसी से झूठ पकड़ा जाता है कि कोई पैसे ना दिए थे, ना बात हुई थी, क्योंकि कभी ऐसी चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौरान 2013 से लेकर 2018 तक एक इंसिडेंट बता दें करप्शन का या किकबैक का या मिस यूज ऑफ ऑफिस का, तो कभी हुआ ही नहीं था। इस वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। थैंक यू। सवाल है तो आप बहुत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है, एक साहब ने ये थे जो डोनेशन किया था, उसके बाद उनको नथिया गली में या पता नहीं किस जगह
वो क्योंकि उनका कारोबार था उसमें टूरिज्म के हवाले से उनको इजाज़त मिल गई पता नहीं $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की, बाकी सबको बाईपास करके। इसी तरह से आरिफ नकवी का जो केस है, आरिफ नकवी का केस इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी इमरान खान हमें लेक्चर देते रहते थे। अगर वो उन्होंने पैसे दिए थे आरिफ नकवी ने, एक तो आरिफ नकवी ने जो पैसे दिए थे वो चंदा इकट्ठा किया था उसके नाम पर, फलाही काम पे, चैरिटी के नाम पर, और पैसे आगे पॉलिटिकल पार्टी। इतना ये संगीन इल्जाम है कि ये जो डिफरेंस क्रिएट होना होता है कि जी आप चैरिटी के नाम पर चंदा इकट्ठा करें और पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको बताऊं $5 का अगर केस पकड़ा जाए ना यूनाइटेड स्टेट्स में या इंग्लैंड में तो पार्टी बैन हो जाएगी, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए इधर से उधर होते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। और ये एग्जाम्पल हमें ना दिया करें कि जी इमरान खान साहब चंदा इकट्ठा करने में सबके सामने, भाई आपको 100% क्लीन आना होता है। ये नहीं आप कह सकते कि जी 80% तो मैं अच्छे काम करता था, बाकी 20% मैं हेरा फेरी करता था। जी जी जी, जैसे वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा है ना कि बस थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी तो करप्शन की है, थोड़ी सी तो हेरा फेरी की है, तो इसमें इतना क्या हो गया, इतनी क़यामत क्या आ गई। तो मेरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकवाने की कोशिश की, आरिफ नकवी के खिलाफ अदालत में जुर्म साबित हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इमरान खान ने 5 साल तक गलत गोशवारे जमा कराए, जिसके बाद वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान को नाअहल करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए, ऐसा भी कहा गया है उनकी जानिब से। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 5 साल तक जो गोशवारे जमा कराए हैं वो ग्रॉसली इनकरेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेरेशन दे दी है कि 5 साल तक गलत बयानी की है। मैं समझता हूँ उनके खिलाफ 62(1) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मियाँ नवाज शरीफ को अकामे की आमदनी ना डिक्लेयर करने पे, यानी कि वो चीज़ मेंशन करना भूल गए थे, उनको फारिग कर दिया गया। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। ये नहीं हो सकता। हेड्स आई विन टेल्स यू। हमें बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आईन और कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद लाड़काना के करीब आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिए गए। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज को शकरगढ़ में आखिरी आरामगाह में उतारा गया। सारे है लसबेला के शहीद मट्टी के हवाले। शहीद कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की नमाज जनाजा क्वेटा छावनी में अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा शरीक हुए। आर्मी चीफ अहलिया के हमरा शहीद की रिहाइश गाह भी पहुंचे, घर वालों से ताजियत की। मेजर तलखा मन्नान शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद मेजर तलखा मन्नान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा और तदफीन शकरगढ़ में हुई। आला फौजी क़यादत और आम शहरी शरीक हुए। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद की लाड़काना के करीब आबाई गांव में तदफीन। नमाज जनाजा में पनु आकिल कैंट के ब्रिगेडियर उवैस तौकीर, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर, दीगर अफसरान और लवाहिकीन शरीक हुए। मेजर सईद अहमद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जुर्रत और शुजाअत की आला मिसाल थे। शानदार प्रोफेशनल करियर के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हर महाज पर सरफराज हुए। एक नज़र उनके करियर पर डालते हैं। वतन की हिफाजत हो या कौम की खिदमत,
वो हर महाज पर सरफराज हुए। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने मार्च 1989 में 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जामे शहादत नोश करने से पहले आखिरी बार वो कोर कमांडर 12 कोर कोयटा से मुंसलिक हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान भी रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, कमांडर 3rd ब्रिगेड रावलपिंडी और अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के दिफाई अताशी भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने 33 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। जो जिम्मेदारी सौंपी गई खूब निभाई। उनका ताल्लुक लाहौर से था। आजादी के महीने में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की एक बेटी और 2 बेटे हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 164 हो गई है। PDMA के मुताबिक 3000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहलू में तशवीशनाक सूरत हाल है, जहां सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 3000 मवेशी बह गए हैं। कोयटा के मुस्लिम टाउन में कई फुट पानी जमा है। कई कच्चे मकानात गिर गए और सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर गए। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही और अमवात 15 हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 164,000। 3 सैलाब से जायद मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, साहिवाल, डेरा गाजी खान और एबटाबाद हर जगह दरिया उबल पड़े हैं। कई पुल बह चुके हैं। शहर शहर, करिया करिया सब पानी में डूबे हुए हैं। मानसून की बारिशें, सैलाब और नुकसान। सियालकोट गांव खलीलपुर की दरई जमीन दरियाबुर्द, सैकड़ों एकड़ बर्बाद। इंसानी आबादी खतरे में है। तवी की वजह से हमारा 20 एकड़ रकबा पानी में चला गया। इधर हमारे 2 ट्यूबवेल लगे हुए थे, वो भी पानी में चले गए हैं। और हमारे साथ साथ इधर लोगों का सैकड़ों एकड़ रकबा जो पानी में चला गया और अभी मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा। अभी हमारा 1 एकड़ रकबा रह गया। उसके बाद आगे आबादी है जो हमारा खलीलपुर गांव है वो भी इस पानी में जा सकता है। अब ये इलेक्शन आएगा, इनको पता चलेगा जो हमारा काम करेगा हम वोट उसको देंगे, तो उसको इधर से जिता के भेजेंगे। जो हमारा काम नहीं करेगा वो हमसे फारिग है। छम सेक्टर और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला छम रोड जो हेड मराला से हो गुजरता है, सैलाब में बह गया। ट्रैफिक रुक गया। इलाका मकीन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने पर मजबूर हैं। इतने साड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी। किसी आके सानू ना MNA ने पूछा, ना MPA पूछा, ना इलाके दे किसी इदारे दे बंदे ने पूछा। एक खलीलपुर वाला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का रास्ता है। आज़ाद कश्मीर तो लैके जिला सियालकोट तक रास्ता है जो बिल्कुल बंद हो चुका है। गाड़ियाँ नहीं जा रही और बच्चे जलील हो रहे हैं। डेरा गाजी खान में सैलाब से अब तक 22 अफराद जाँ बहक हो चुके। 4,33,542 एकड़ रकबा और 236 मवाज़ियात ज़ेरे आब आ चुके। 1,76,000 एकड़ फसलें तबाह हो चुकी। साहिवाल में दरिया रावी में तुग़यानी। सैलाब के पेश नज़र देहातों को वार्निंग जारी। और अबड़ाबाद शारे कराक्रम पर हवेलियां अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। और अब एक खबर ये कि सिंध सरकार तो अपने घर से भी गटर और बारिश का पानी बर वक्त नहीं निकाल सकी। जी हाँ, बारिश थमने के 1 हफ्ते बाद पानी निकाले जाने की वजह से सिंध असम्बली के तहखाने में दरार पड़ गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। बारिश का पानी सिंध असेंबली से अब तक नहीं निकाला जा सका है। सिंध असेंबली की जो पार्किंग की बेसमेंट है वो मुकम्मल पानी से भर चुकी है। बेसमेंट के अंदर जो कीमती सामान रखा हुआ था, कैमरामैन कामरान आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये कीमती जो सामान था बेसमेंट के अंदर, ये यहाँ पर ख़राब हो चुका है। लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई थी, उसके अंदर पानी गया है, पूरी मशीनरी उसकी ख़राब हुई है। यहाँ पे जो दीगर सामान रखा हुआ था वो डूब गया और नीचे एक ऐसा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इतने पानी की वजह से सिंध असेंबली में चंद साल कबल बनने वाली बिल्डिंग में दरारें पड़ गई हैं और अब तक यहाँ से पानी निकालने के लिए इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। ये अराकीन असेंबली का घर है जहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। आज जहाँ पे सिंध की आवाम के मुकद्दर के फैसले होते हैं तो बाकी जगहों से पानी निकालने का दावा तो इसके बरअक्स ही हो सकता है। दरारें पड़ चुकी हैं, पानी से बेसमेंट भर चुका है, लेकिन निकालने के लिए इंतजामिया कुछ नहीं कर रही।
संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के असलहा खाने में ग्रेनेड फटने से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका दस्ती बम नाकारा बनाने के दौरान हुआ। मजीद जानते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा इस बारे, अफसोसनाक खबर है। देखिए, मैं इस वक्त गार्डन हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए जबकि 2 ज़ख्मी हुए। ये धमाका ग्रेनेड का था। यहाँ पर से मुतसिल एक कोत है जिसे असला खाना भी कहा जाता है, उसके करीब एक सर्विस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर इस दस्ती बम को डिफ्यूज़ किया जा रहा था, उस दौरान ये धमाका हुआ। धमाके से जो सूरत हाल हुई है वो मैं कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर आपको ब्लड, इसके अलावा यहाँ पर जूते और दीगर सामान नज़र आएगा। पुलिस का अमला है और इसके अलावा BDS का अमला पहुंचा है। हमें 11:10 पर जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक ग्रेड का वाक़या हुआ है, तो हमारी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर आए। जो हमारा फंक्शन था कि पहले कि इस चीज़ को कि हमारी एविडेंस के लिए हम लोग इसको काउंटर किया। उसके बाद अभी हम लोगों ने जितने भी ब्लड सैंपल थे वो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। में शहीद होने वाले एहलकार हैं, उनकी शनाख्त जो है शहजाद और जो साबिर के नाम से की गई है। इस वाक़े में कोद इंचार्ज सईद ज़ख्मी हैं, उनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। अब से कुछ देर कबल DIG साउथ शर्जील खरल साहब ने हमसे बात की। उनका ये बताना था कि वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। जब ये वाक़ा पेश आया उस वक्त SOP की जो है खिलाफ वर्जी की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, इसका जो है इंक्वायरी में पता चलेगा। ताहम जो वाक़या है वो पुराना यहाँ पर ग्रेनेड रखा हुआ था, उसको डिफ्यूज़ किया जा रहा था, उस दौरान पेश आया है। मज़ीद जो सूरत हाल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। जी, आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद सब्जियां महंगी हो गई हैं। कोई भी सब्जी हो 100 रुपए किलो से कम में बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। इस महंगाई की वजह क्या है, जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बारिश और सैलाब का एक ऐसा बहाना है जिसको बुनियाद बनाकर कराची के तमाम बाज़ारों में इस वक्त सब्ज़ियों और हरा मसाला जो है वो बहुत महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 93 रुपये की सरकारी कीमत थी, वो यहाँ जो बाज़ार हैं वहाँ पर उनकी कीमत 160 रुपये मुकर्रर की जा चुकी है और उस पर बेचा जा रहा है। इसी तरह 83 रुपये का रेट है बंद गोभी का, लेकिन वो भी यहाँ पर 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी का सरकारी रेट 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन वो 200 और उससे ज़्यादा पे फ़रोख्त की जा रही है। ग्राहकों ने, जो ख़रीदारों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है और उनका यही कहना है, उनका भी यही सवाल है कि अगर सैलाब से मुतासिर हुआ है सारा निज़ाम, तो फिर ये ताज़ा सब्ज़ियाँ और ताज़ा धनिया पुदीना किस इलाके से मंगवाया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।